शो की शुरुआत बेहद अहम मुद्दे के साथ। पिछले कुछ समय में मिड और स्मॉल कैप फंड्स के बेहतर प्रदर्शन की वजह से रिटेल इनफ्लो का बड़ा हिस्सा ऐसे फंड्स में अब आ रहा है। अगर हम इस साल फरवरी तक का डेटा देख लें तो स्मॉल कैप में इनफ्लो के तौर पे हमने देखा लगभग 2,900 करोड़ से ज़्यादा का इनफ्लो आया है। मिड कैप्स की बात करें 1,800 करोड़ से ज़्यादा का इनफ्लो हमने आता हुआ देखा है। ये रकम लार्ज कैप फंड्स में आने वाली रकम के मुकाबले देखा जाए तो काफ़ी बड़ी है। अब सेबी इसे लेकर काफी चिंतित है। सेबी चेयरपर्सन के मुताबिक कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट की वैल्यूएशंस जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब ऐसी स्थिति में एक स्ट्रेस टेस्ट के जरिए ये देखने की कोशिश की जा रही है कि बाजार के क्रैश होने की स्थिति में या फिर बढ़ते उतार चढ़ाव के बीच क्या छोटे और मिड कैप फंड्स रिडेम्पशन के लिए मिलने वाली रिक्वेस्ट से बिना किसी परेशानी निपट सकते हैं या नहीं। अब बेहद मुश्किल स्थितियों में कौन से फंड्स स्थिति को संभाल सकते हैं, किन फंड्स में निवेशकों का पैसा फंस सकता है, ये क्षमता उन परिस्थितियों के लिए परखी जाएगी जहां या तो आम वॉल्यूम के मुकाबले 3 गुना ट्रेडिंग वॉल्यूम की स्थिति हो या फिर ऐसी स्थिति हो जहां म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए सिर्फ 10% मार्केट पार्टिसिपेशन मौजूद हो। अब स्ट्रेस की स्थिति में ये टेस्ट बताएगा कि कितने दिनों में एक फंड अपने पोर्टफोलियो का 25% एसेट और 50% जो है वो लिक्विडेट कर सकता है। तो ये एक पूरा स्ट्रेस टेस्ट की जो पीछे वजह है हमने आपको बताई है, लेकिन इस वजह को हम विस्तार से और समझते हैं और इसका आपके ऊपर क्या असर होने वाला है, आपकी निवेश रणनीति पर क्या असर होने वाला है, या एक निवेशक होने के नाते जिन्होंने मिड कैप या स्मॉल कैप स्कीम में पैसे लगा रखे हैं, आपके लिए क्या क्या बातें समझना और जानना ज़रूरी है। अब इसको हम डिकोड करते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल भी मौजूद है। हमारे साथ अन्नू पंड्या, फाउंडर मनी एडू स्कूल, धीरेन्द्र कुमार, सीईओ वैल्यू रिसर्च, सुरेश सोनी, सीईओ बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में थोड़ी बहुत भूमिका बांधी है, लेकिन धीरेन्द्र सर शुरुआत आपसे करूंगी क्योंकि अब मैं चाहती हूं कि हम इस स्ट्रेस टेस्ट को एक पाठशाला की तरह समझाएं दर्शकों को, और शुरुआत से शुरू करना चाहती हूं धीरेन्द्र सर। मैं सरकार रेगुलेटर की चिंता को ज़रा विस्तार से आसान भाषा में समझाए कि एक स्ट्रेस टेस्ट करना पड़ा, होता हमेशा है लेकिन अब इसको पब्लिक भी कर दिया गया। नहीं, इससे और निवेशकों को और मत डराइए, और हमें अंतर लाना चाहिए कि निवेशक कौन है और एक कोई ट्रेडर कौन है। उन लोगों को, ट्रेडर्स को, और जो स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं और ऐसी कंपनी में करते हैं, स्पेकुलेटिव कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए जरूर ये चिंता करना चाहिए। लेकिन अगर कोई म्यूचुअल फंड निवेशक है जो कि 5 साल के नजरिए से अगर वो SIP कर रहा है और स्मॉल कैप फंड में कर रहा है, और निवेशकों का सबसे फेवरेट पास टाइम यही होता है, और खासकर नए निवेशकों का, कि जो हाल फिलहाल जिसने अच्छा किया है उसी फंड में पैसा लगाना। और स्मॉल कैप ने अच्छा किया इसलिए लोग वहां पैसा लगा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारा पैसा लग रहा है, इस वजह से रेगुलेटर भी चिंतित है और लगता है, और इस वजह से बहुत सारे बड़े निवेशक भी बहुत बड़ी बड़ी रकम लगा रहे होंगे। तो इसके लिए कुछ करना चाहिए, ताकि कोई ऐसी स्थिति नहीं बने जिसकी वजह से ये बहुत ही अनरीजनेबल सा या बहुत ही भारी मात्रा में पैसा आ जाए और इन फंड्स के लिए कोई खतरा, और निवेशकों के लिए खतरा हो जाए। लेकिन एक छोटा निवेशक जो अपना SIP कर रहा है इसमें, स्मॉल कैप फंड में, उसे चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस सब चीज के बावजूद आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता है अगर आप SIP कर रहे हैं और लंबे समय के नजरिए से कर रहे हैं। और ये स्ट्रेस टेस्ट का बहुत कम मतलब है। उसका कारण ये है कि ये एक अजम्पशन है कि आप 25% अपना पोर्टफोलियो आज के वॉल्यूम में करेंगे। तो एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये डालने पे आज के वॉल्यूम को, आज आपका जो होल्डिंग है उसको डिवाइड करने से क्या नंबर आ रहा है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस समय आप अपना 25% पोर्टफोलियो, आधा पोर्टफोलियो आप एक दिन में बेच पाएंगे कि आप 2 साल तक नहीं बेच पाएंगे। बल्कि मुझे इसका एक खतरा लगता है, क्योंकि ये जो स्ट्रेस टेस्ट किया जा रहा है इसमें ऐसा लगेगा कि बहुत सारी फटेहाल कंपनी, बहुत सारी कमजोर कंपनी, जिसमें कि इनके प्राइस को रिग किया जाता है और वो अच्छी नहीं है, और वहां पे अच्छा खासा वॉल्यूम होगा, वो ऐसे लगेगा कि वो स्ट्रेस टेस्ट बहुत बहुत ही कंफर्टेबली पास कर रही हैं। लेकिन अगर स्थिति बन जाए तो वहां पे निवेशकों का पैसा डूब जाएगा। लोगों को अंतर करना चाहिए कि लिक्विडिटी रिस्क क्या है और आपके पैसे डूबने की पुअर क्वालिटी का रिस्क क्या है। और पुअर क्वालिटी को असेस करना
क्वांटिटेटिव तरीके से बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसको उस तरह के निवेशक थोड़ा सा और ध्यान में देखें, जब वो निवेश करते हैं किसी फंड में, तो वो फंड आपका कहाँ कहाँ पैसे लगा रहा है, किस तरह की कंपनियों में लगा रहा है। इसको थोड़ा सा मंथन करके आपको ये समझ में आएगा कि आप जो असल जोखिम है पैसे लगाने का, उसे आप कैसे भांप पा रहे हैं। लेकिन इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए सुरेश जी, अगर आपके पास आऊँ, धीरेन्द्र सर की बात को अगर आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि फंड मैनेजर असल काम कैसे करते हैं। इस तरह के स्ट्रेस टेस्ट में 50% का आपको पोर्टफोलियो बेचना है, 25% का बेचना है, जो डेटा सामने निकल कर आ रहा है वो काफ़ी टेक्निकल है तमाम दर्शकों के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसको थोड़ा सा आसान बनाएं, और साथ ही आपके जो स्मॉल कैप फंड है उसके बारे में भी टेस्ट रिजल्ट्स के बारे में बताएं। जी, देखिए, जो स्ट्रेस टेस्ट जो करवाया गया है, पहली चीज तो ये समझिएगा कि ये करवाया क्यों गया है। सी, बेस्ट टाइम टू प्लान फॉर अ बैड डे इज ऑन अ गुड डे। तो ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में कोई समस्या है, बट ये जो है एक प्रिवेंटिव मेजर है सेबी की तरफ से, जहां पर कि कुछ एक एडिशनल डिस्क्लोजर कराया जा रहा है, जिसमें कि इन्वेस्टर को ये पता पड़ पाए कि अगर फंड्स के अंदर में बहुत ज्यादा रिडम्पशन आएगा तो किस तरीके से फंड्स उसको मीट कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, बट ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। तो पहले तो ये चीज आप अपन समझ। दूसरा क्या है कि हर एक स्ट्रेटेजी का एक आइडियल साइज होता है। एक तरीके से अगर आप सोचें कि ये जानना होता है कि विल देयर बी मार्केट क्लियरिंग, कि अगर फंड्स को बेचना पड़ा तो क्या उनका सारा जो पोर्टफोलियो है वो बिक पाएगा या नहीं बिक पाएगा मार्केट के अंदर में। तो उसके अंदर में अगर आप इस तरीके से देखें तो टोटल, अगर हम मिड कैप स्टॉक्स देखते हैं और स्मॉल कैप स्टॉक्स देखते हैं, तो मार्केट कैप जो मिड कैप स्टॉक्स का है अपने देश में, वो करीब करीब 50 से 60 लाख करोड़ के आसपास है। और स्मॉल कैप का अगर आप देखें, जो कि इंस्टीट्यूशनल मार्केट पार्टिसिपेंट हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो लार्जेस्ट मार्केट कैप इन स्मॉल कैप जो होता है वो करीब करीब 22 हजार करोड़ होगा। और जो स्मॉलेस्ट स्टॉक इंस्टीट्यूशन नॉर्मली देखेंगे वो 2-3 हजार करोड़ के आसपास। तो अगर आप स्मॉल कैप सेगमेंट का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो वो करीब करीब 40 से 50 लाख करोड़ के बीच में आएगा। नाउ, बड़े से बड़े फंड भी भारत के अंदर जो हैं, वो मुश्किल से 1 या 2% इस मार्केट कैप की साइज के हैं। तो इसलिए कोई एट द आउटसेट अगर आप साइज वर्सेस दी ओवरऑल इंडस्ट्री साइज देखते हैं, तो बहुत, मतलब ऐसा नहीं लगता कि कोई अनरीजनेबली बहुत बड़ा फंड है। और दूसरी चीज, म्यूचुअल फंड जो हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं वो लिक्विडिटी के हिसाब से क्रिएट करते हैं। हम ये मान के करते हैं कि ओपन एंडेड फंड है, तो जिस तरीके से पैसा आता है उसी तरीके से निकल भी सकता है। तो पोर्टफोलियो मैनेजर्स कुछ लिक्विडिटी रखते हैं, कुछ लिक्विड मिड और स्मॉल कैप रखते हैं। उसके अलावा इन पोर्टफोलियोज में कुछ हमें फ्रीडम होती है कुछ लार्ज कैप या दूसरे स्टॉक रखने की। तो ओवरऑल बेसिस पे 3 चीजें हैं। पहली चीज तो कि हमारे पोर्टफोलियोज के अंदर में स्ट्रक्चरली लिक्विडिटी है, पोर्टफोलियो साइजेस जो है मार्केट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नहीं है, और दूसरा इन्वेस्टर प्रोफाइल जो अब लेटली पैसा आ रहा है, अगर आप देखें देश में, तो ज्यादा पैसा एसआईपी के माध्यम से आता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। तो ऐसा आउटसेट पे नहीं लगता कि कोई खास इसमें परेशानी वाली बात होनी चाहिए। लेकिन ये एक अच्छा एक एडवांसमेंट है या एक अच्छा डिस्क्लोजर है, जैसे कि इन्वेस्टर्स को ये जानकारी मिल पाए कि कौन सा पोर्टफोलियो कितना लिक्विड है। अब हमारे फंड के ऊपर जब हम आते हैं, तो हमारे फंड के अंदर में स्मॉल कैप और मिड कैप फंड के डेटा जो अगर आप देखेंगे, तो लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 25% ऑफ द पोर्टफोलियो एज वेल एज 50% ऑफ द पोर्टफोलियो एक दिन में हम लोग लिक्विडेट कर सकते हैं। तो अगर रिडेम्पशन आता है हमारे पोर्टफोलियोज के अंदर में, तो बड़े आसानी से उसको मिला जा सकता है। मेरा ये मानना है कि ज्यादा करके आप इंडस्ट्री देखेंगे तो सारे पोर्टफोलियोज ऐसे होंगे जिसमें कि 50 से 200, 250 के बीच में स्टॉक्स हैं। तो पोर्टफोलियोज वेल डाइवर्सिफाइड हैं, स्ट्रक्चरली मार्केट की लिक्विडिटी ठीक है, तो इन्वेस्टर्स को पैनिक नहीं करने की जरूरत है। पैनिक नहीं करने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ ही जो स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, इस बिना पर आप ये भी तय ना करें कि आपको किसी फंड में प्रवेश करना है या आपको किसी फंड से एग्जिट करना है। लेकिन एक आम सवाल जो कि बहुत सारे लोगों के मन में आ भी रहा होगा अर्नब जी, वो
ये है मसलन अगर मैं यहाँ पर फंड का नाम देकर शायद इसको समझना चाहूँ, अगर हम निप्पॉन के स्मॉल कैप फंड की बात करें, 46,000 करोड़ से ज़्यादा का फंड है, ये इतना बड़ा फंड है, लेकिन फिर भी देखिए लगभग 27 और 13 दिन ले रहा है 50 और 25% लिक्विडेट करने में। इसके एवज में अगर हम बाकी फंड्स को देखें तो वो ज़्यादा समय लगा रहे हैं। अगर हम SBI के स्मॉल कैप को देखें तो वो लगभग 60 दिन लगा रहा है। तो ये जो अंतर है दिनों का, इतना बड़ा फंड है जो इतने कम समय में लिक्विडेट कर रहा है, और उसके एवज में जो दूसरा एक फंड है जो कंपैरेटिवली छोटे साइज का है लेकिन उससे ज़्यादा समय लग रहा है, इसके पीछे क्या गणित है, क्या टेक्निकलिटीज़ हैं जो आप समझाना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब भी आप कोई फंड देखें तो उसकी एसेट साइज महत्व रखती है। अब जब आप लार्ज कैप फंड या लार्ज कैप हेवी फंड देखें तो उसमें एक बड़ी एसेट साइज फंड मैनेजर आसानी से उसे निवेश कर सकता है, और वो भी छोटे नंबर ऑफ स्टॉक्स में, क्योंकि वहां पर लार्ज कैप्स में लिक्विडिटी ज्यादा है, वैल्यू भी आप वहां बड़ी डिप्लॉय कर सकते हैं। जब आप मिड कैप्स में आते हैं, स्मॉल कैप्स में आते हैं खास करके, तो वहां पर क्या होगा कि क्योंकि जो मार्केट कैप ऑफ द कंपनी इटसेल्फ है वो कम है, पहली बात। दूसरी बात कि आपको ये भी देखना पड़ेगा हर एक कंपनी के लिए कि जो मार्केट कैप है उसमें से फ्लोटिंग स्टॉक कितना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो फ्लोटिंग स्टॉक रहता है जो हर दिन ट्रेड होता है वो भी काफी कम होता है। तो ये दूसरी बात हुई। और तीसरी बात ये आपको भी देखना चाहिए कि ओवरऑल लिक्विडिटी हर दिन कैसी रहती है। अब आप यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी मार्केट ओवरऑल मार्केट अच्छा है, स्मॉल कैप्स अच्छे कर रहे हैं, तब वॉल्यूम्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन भी ज्यादा रहता है। तो चांसेस ये है कि उस हिसाब से आपको ये ओवरऑल जो म्यूचुअल फंड अपना एसेट्स डिप्लॉय कर रहे हैं वो आपको देखना चाहिए। अब जब आप निप्पॉन जैसे फंड के बारे में बात कर रहे हो जिसकी एसेट साइज मेरे हिसाब से 45,000 करोड़ प्लस है, तो उसमें ऑब्वियसली जो होल्डिंग्स है, नंबर ऑफ होल्डिंग्स, वो फंड को बढ़ाने ही पड़ेंगे इन ऑर्डर टू डिप्लॉय इतना बड़ा कॉर्पस। तो इसीलिए आप जब भी कोई इंडिविजुअल फंड देखे तो सिर्फ ये ना देखे कि उसको कितने दिन लगेंगे अपना पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने के लिए, उसके साइज की तरफ भी आप देखें, कौन से होल्डिंग्स है उसको भी देखें, क्योंकि जब कोई फंड इतने सारे होल्डिंग्स लेके बैठा हुआ होता है, और कई फंड्स में 80-90 भी आपको स्मॉल कैप फंड्स में होल्डिंग्स दिखेंगे, तो जो इंडिविजुअल स्टॉक्स है उसमें किस प्रकार की लिक्विडिटी है, वहां पर किस प्रकार का वॉल्यूम आता है, तो वो ये सभी फैक्टर्स इन प्ले आ जाते हैं। तो ये सभी को आपको देखना चाहिए। तो ओवरऑल सिर्फ आप ये ना देखें कि कितने दिन में कोई फंड अपना 25% या 50% लिक्विडेट कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे फैक्टर्स भी देखे, एसेट साइज क्या है, उसमें कैश लेवल्स कितना है, तो ये सब भी आपके लिए मायने रखता है। और खास करके जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि देखिए एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको कोई भी एक फैक्टर को देख के डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए कई सारे लोग कहते हैं कि जैसे फंड बड़ा होता है उसके लिए मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स भी तकलीफ होती है। तो आपको सिर्फ एक फंड, या फॉर एग्जांपल कई बार आप कहते हैं कि अगर पोर्टफोलियो टर्नओवर हाई है तो वो इन्वेस्टर्स के हित में नहीं है। तो सिर्फ एक और एक फैक्टर को देख के कभी भी एज एन इन्वेस्टर आपको निवेश नहीं करना चाहिए या अपना निवेश निकाल नहीं देना चाहिए। और ये बात जब आप स्ट्रेस टेस्ट और कितने जल्दी लिक्विडिटी आती है उसमें भी ये लागू पड़ता है, क्योंकि ये जो स्ट्रेस टेस्ट फॉर एग्जांपल जो फिगर्स आपके सामने हैं वो स्पेसिफिक कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो जरूरी नहीं है कि एक्चुअल मान लीजिए कुछ हुए तब ये सेम कंडीशंस हो, शायद कंडीशंस अच्छे भी हो, ऐसा भी हो कि ये ऐसी स्थिति कभी आए भी ना। तो ये सब फैक्टर्स को आपको भी ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन ओवरऑल पॉइंट यही है कि सिर्फ और हाँ, सिर्फ ये फिगर देख के आप कोई निर्णय ना लें। बिल्कुल, बिल्कुल। एक और सवाल, उसके बाद मैं एक ब्रेक लूँगी इस सेगमेंट में, लेकिन धीरेन्द्र सर मुझे यही समझना है, जो लास्ट बात अर्नव सर ने भी कही कि
ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है जो कंसिडर की गई हैं और हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि अगर सिचुएशंस आए तो किस तरह से फंड्स हाउसेस और स्कीम्स जो हैं वो मुस्तैदी से काम कर पाएंगी। इन सिचुएशंस में और क्या कुछ वेरी किया जा सकता है धीरेन्द्र सर? एक तो जो तर्ज पर स्ट्रेस टेस्ट किया गया है उसको हमें समझाएं कि कौन कौन सा इन्होंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली है, और दूसरा अगर कुछ वेरी होता भी है क्योंकि हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, तो वो कितना वेरी किया जा सकता है? ये बिल्कुल ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, और ये हाइपोथेटिकल और ये हाइपोथेसिस, अब बाजार में हाइपोथेसिस किसी भी तरह का अगली बार एक बार काम करता है, दूसरी बार नहीं काम करता है, और हर दिन नया होता है। इस यहाँ पे बहुत ही सिंपल असम्पशन है कि अगर किसी भी पोर्टफोलियो में कितने सारे शेयर्स हैं, उनका रोज का लिक्विडिटी कैसा है, अब ये जो अंडरलाइन लिक्विडिटी है ये इतना ड्रामेटिकली बदलता है कि अच्छे समय में, जो सुरेश कह रहे थे कि अच्छे समय में तैयारी कर लेना चाहिए बुरे दिनों की, लेकिन अच्छे दिनों में बुरे दिनों की तैयारी नहीं की जा सकती, क्योंकि बुरे दिन इसलिए बुरे होते हैं क्योंकि उस दिन ये चीज काम नहीं करेगा। और आप केवल इसके बारे में जानकारी रख सकते हैं कि आज के दिन आप अपने, ये मुझे लगता है कि बहुत प्लेन एंड सिंपल जानकारी है कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 46,000 करोड़ का फंड है, और इसका 25% रिडेम्पशन अगर आ जाए तो अगले 13 दिन में बेचा जा सकता है। 50% पोर्टफोलियो आज जैसी स्थिति में 27 दिन में बेचा जा सकता है, लेकिन अगर 2008 के जून जैसी स्थिति आए तो शायद 5 साल में भी नहीं बेचा जा सकेगा, और अगर बेचा जा सकेगा 5% भी पोर्टफोलियो का, तो पूरा पोर्टफोलियो का वैल्यू जो है वो 50% गिर जाएगा, क्योंकि हर एक चीज में लिक्विडिटी होता है एक सर्टेन दाम पे। हमें नहीं भूलना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट बहुत ही मटेरियल चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ध्यान होगा, मुझे तो ध्यान है, मैं हालांकि थोड़ा वृद्ध हो गया हूँ इसलिए मैं बता सकता हूँ, मुझे लगता है 2008 बहुत पुरानी घटना नहीं है, कि 2008 में हमारे यहाँ का सेंसेक्स अपने उच्चतम स्तर से 20,000 से घट करके 8,500 हुआ था, और वैसी स्थिति में जब विदेशी निवेशक सारे बेच रहे थे, उसमें किसी भी दाम पे किसी भी चीज को बेचना एक समय बड़ी स्थिति खराब हो गई थी। कोई भी नया सेल आने पे बिकवाली पे बाजार में 2-3% की गिरावट बड़ी आम स्थिति बन गई थी, और ये कुछ दिनों तक ही रहा था। तो और इन चीजों को एंटिसिपेट करना बहुत ही मुश्किल है, और जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो ये केवल एक कारण की वजह से नहीं बनती है, ये लिक्विडिटी की वजह से नहीं बनती है, ये 4-5-6 अगर कारण बने और उनका एक साथ कन्वर्ज करना जिसकी वजह से ऐसी स्थिति बनती है, और इनको एंटिसिपेट करना मुश्किल है। हमें निवेशकों को नहीं डराना चाहिए, खासकर जो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। निवेशकों को अगर डर लगता है तो इसकी 2-3 तैयारी की जा सकती है कि एक तो आप स्मॉल कैप में पैसा मत लगाइए। आप स्मॉल कैप में पैसा नहीं लगाते हैं, अगर सुरेश का एक फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें पैसा लगाते हैं, तब भी आपको स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप स्मॉल कैप फंड में लगाएं। दूसरा, अगर आपको स्मॉल कैप अट्रैक्टिव लग रहा है तो आपके 100 रुपए का 10 रुपया होना चाहिए कि 25 रुपया होना चाहिए कि 50 रुपया होना चाहिए, ये आप निर्धारित कर सकते हैं, तो आप रिस्क कम कर सकते हैं। दूसरा कि ये जो स्ट्रेस टेस्ट है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप 5 साल के लिए होल्ड करते हैं, अभी पैसा लगा रहे हैं और धीरे धीरे अपना पैसा निकालेंगे, तो आप इंतजार कर पाएंगे। अगर और कभी भी उधार लगा के आपको इक्विटी में पैसा नहीं लगाना चाहिए, उसी तरह से इक्विटी फंड में पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो अब बेसिक जो रूल्स हैं अपने रिस्क कंट्रोल के, उनको फॉलो कीजिए, और ये स्ट्रेस टेस्ट की वजह से और स्ट्रेस मत लीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पर, लेकिन ऐसे बहुत सारी और भी बातें हैं जो घूम रही हैं अगर हम सोशल मीडिया के लिहाज से समझना चाहें, और कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं, कई तरह की एनालिसिस भी की जा रही है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये कि स्ट्रेस टेस्ट के बाद अब सारा पैसा, सारा इन्फ्लो हम लार्ज कैप में आता हुआ देखेंगे। बहरहाल इस पर हम मंथन करेंगे, और इसके अलावा काफ़ी हद तक धीरेन्द्र सर ने बता ही दिया कि आपके पोर्टफोलियो में आपकी अप्रोच किस तरह से होनी चाहिए स्मॉल कैप को ध्यान में रखते हुए। लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो में अगर रीबैलेंसिंग करने का समय है तो क्या क्या नुस्खे हमारे एक्सपर्ट्स आपको दे पाएंगे, इन सब पर हम बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक फिक्स नंबर नहीं लेते हैं कि एक रेवेन्यू का टारगेट हमको अचीव करना है। रादर वी सी कि हमको एज अ पार्ट ऑफ द टोटल मार्केट
हम कौन सी सॉल्यूशंस है जो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, एंड जो हमारे बिजनेस मॉडल भी है इसके हम कैसे लॉन्ग टर्म पार्टनर्स बन सके टू दी आर्म फोर्सेज इन इंडिया, एंड ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंटली जो भी हम ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज क्रिएट कर रहे हैं वो भले मेक इन इंडिया है फॉर इंडिया, बट इट इज ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड। मैं हूं खुश, बताऊंगा शेयर्स ऐसे जो करेंगे आपको खुश। जानिए मेरे साथ कड़क शेयर्स, रोज ईटी नाउ स्वदेश पर। बाजार में पैसे से बनता है पैसा, सही सलाह और रणनीति से बनती है बात। मेरे साथ देखिए हर रोज कमाई की सौगात, केवल ईटी नाउ स्वदेश पर। Bro, the MG Comet EV is now at just 6.99 lakhs. Sure. And this lift is taking us to the moon. Oh, teri. Yes, the MG Comet EV 2024 with a 230-kilometer range now starts at an unbelievable price of rupees 6.99 lakhs. Kickstart your mornings with Nikunj Dalmia, India's most experienced market anchor. Banking space per se is in a sweet spot. And power up your portfolio with top trading ideas. It's been 1,000 points in just the 9 days. Motor market's really stealing the show. We bring you money-making ideas from our seasoned market experts. Should remain to a range, expecting a move towards 150 in the short term. They are actually going to make profit. The biggest voices from top honchos of India Inc. and global market gurus predict the trends which impact your investment decisions. Get exclusive stories which can move your stocks every day. Only on ET Now. वेलकम बैक। और हम म्यूचुअल फंड के स्ट्रेस टेस्ट की पाठशाला लेकर आए हैं आपके लिए। और अक्सर जब भी हम जोखिम की बात करते हैं या निवेश में जोखिम की बात करते हैं तो एक जो बात सामने आती है या जो मुहावरा जिसका इस्तेमाल हमेशा किया जाता है कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाइए, यानी जितनी क्षमता है उतना ही आप निवेश कीजिए, जितनी जोखिम उठाने की क्षमता है उतना ही आपको पैसे लगाना यहाँ पर चाहिए। हम जो स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट्स आए हैं उस पर मंथन कर रहे हैं। पहले भाग में हमने समझा कि ये स्ट्रेस टेस्ट क्यों किया गया, इसके क्या मायने हैं आपके लिए। लेकिन अगर स्ट्रेस टेस्ट के दम पर आप ये निर्णय ना ले किस फंड से निकले, किस फंड में प्रवेश करें, तो मौजूदा समय में जो मिड कैप स्मॉल कैप में फ्रॉथ, बबल या हाई वैल्यूएशंस की बात चल रही है, मुनाफा आपको दिख रहा है, क्या उसे रीबैलेंस करने के लिए आपको अब लार्ज कैप की ओर जाना चाहिए। अब इस थोड़ा सा इस पोर्टफोलियो प्लानिंग के इस हिस्से के बारे में बात करते हैं। मेरे साथ अर्नब पंड्या, धीरेन्द्र कुमार और सुरेश सोनी हमारे आज के मेहमान बने ही हुए हैं। धीरेन्द्र सर ने ब्रेक पर जाने से पहले बहुत अच्छे नुस्खे हमको बताए कि किस तरह से आपको अप्रोच करनी चाहिए और आपकी जोखिम स्मॉल कैप को लेकर कितनी है पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो आपका एक्सपोजर है पोर्टफोलियो में ना ही एक पूर्णतः स्मॉल कैप फंड के जरिए आपको मिल सकता है बल्कि फ्लेक्सी कैप के जरिए मिल सकता है, एक मल्टी कैप के जरिए भी मिल सकता है। लेकिन अर्नब जी, सवाल आपसे मुझे अब ये पूछना है, क्योंकि अब बहुत सारी बातें बाजार में चल रही है, निवेशकों के भी दिमाग में, क्योंकि आजकल हम देखते हैं तमाम तरह की पाठशालाएं सोशल मीडिया पर ही लग जाती हैं। लोग बस एक रील देखकर और एक यूट्यूब वीडियो देखकर जो है अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। तो उनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो स्ट्रेस टेस्ट हो रहा है ये इस बात को लेकर हो रहा है कि आपको पैसा एक क्रैश की स्थिति में कब तक मिल पाएगा, ना कि इसीलिए कि वक्त आ गया है कि मिड कैप स्मॉल कैप से निकल जाओ, सारा पैसा लार्ज कैप फंड में डाल दें। नहीं, पहली बात तो ये कि ये स्ट्रेस टेस्ट ये नहीं बता रहा है कि आपको पैसा कब मिलेगा, आपको तो एज पर नॉर्मल शेड्यूल ही पैसा मिलेगा। ये सिर्फ ये कह रहा है कि इस प्रकार की स्थिति में फंड 25% ऑफ इट्स पोर्टफोलियो कब रिडीम कर सकता है। तो पहले तो इन्वेस्टर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अनलेस देयर इज सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, उनको अपने जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स के नॉर्म्स है उस हिसाब से अपना निवेश कर सकते हैं और रिडीम पर भी कर सकते हैं। अब स्मॉल कैप्स में जब बात आती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा फंड मैनेजर्स को ऐसा लगता है कि वैल्यूएशंस ज्यादा है, तो कई फंड ने थोड़े रिस्ट्रिक्शंस रख दिए हैं। और रिस्ट्रिक्शंस ये है कि आप कई फंड्स में लमसम नहीं निवेश कर सकते, लेकिन सिर्फ जो SIP है उसके माध्यम से आप निवेश कर सकते हैं। तो ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है
कि अगर आप कोई फंड में निवेश करने जाते हैं और आप मान लीजिए एसआईपी के माध्यम से जाते हैं तो फिर तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, वो आप रेगुलरली कर ही सकते हैं। ये जो दूसरा प्रश्न आपका ये था कि क्या लार्ज कैप्स की तरफ आपको मुड़ जाना चाहिए, देखिए जो रूल्स आप स्मॉल कैप फंड्स के लिए एप्लीकेबल करते हैं, यानी कि आपको सारे या ज्यादा एक्सपोजर स्मॉल कैप्स में नहीं रखना चाहिए इफ इट इज नॉट इन ट्यून विथ योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी और योर रिक्वायरमेंट्स, तो वही रूल्स मिड कैप और लार्ज कैप में भी एप्लीकेबल होते हैं। यानी कि आपको डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से अपना पैसा अपनी जरूरत के मुताबिक लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में थोड़ा स्प्रेड करना चाहिए। अब कितना होना चाहिए वो आपके इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट पे होता है, पर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि ओवर बाजार में थोड़ी बातें चल रही हैं कि वैल्यूएशंस थोड़े हाई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक पूरा सेगमेंट ऑफ द मार्केट में एक्सपोजर न ले। तो ये चीज से आपको बचना एज एन इन्वेस्टर बहुत जरूरी है। आपको अपने मुताबिक, अपनी जरूरियत के मुताबिक एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना ही चाहिए और उसके मुताबिक ही आप अलग अलग प्रकार के फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। और अगर आप अपना प्रोसेस फॉलो करते हैं, इस प्रकार की रिस्क रिडक्शन के स्टेप्स लेते हैं, फिर आपको कोई चिंता नहीं है कि ओवरऑल क्या होता है, क्योंकि आपने अपना रिस्क सीमित कर दिया। बिल्कुल। क्योंकि हम अलग अलग खबरों की बात कर रहे हैं जो इस स्ट्रेस टेस्ट के चलते आ रही है, धीरेन्द्र सर, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो निवेश की संख्या है वो बहुत, स्कीम्स की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। कोफोर्ज होगा, ल्यूपिन हो गया, संवर्धन मदरसन हो गया, सीजी कंज्यूमर, जी, जेबी केमिकल, इस तरह के कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्कीम्स ने बहुत अच्छे तरीके से पैसे लगाए हुए हैं। अब कई निवेशक ऐसे भी होते हैं या कई जो लोग बाजार में पैसे लगाते हैं वो ये भी सोचते हैं कि जहां पर फंड मैनेजर पैसे लगा रहा है क्यों ना हम भी वो डायरेक्टली स्टॉक्स खरीद लें। इस तरह की मानसिकता, सोच और निवेश की समझ को आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है इससे लोगों को बचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बहुत ही बारीक चीज है। अगर आप इस देश में जो बेहतरीन फंड है, जिसने पिछले 10-15 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, और जो सबसे वाहियात फंड है जिसने 10-15 साल में सबसे कम रिटर्न दिया है, वो भी, उसका भी रिटर्न अच्छा लगेगा लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में, लेकिन वो रिलेटिव बेसिस पे सबसे खराब होगा। दोनों का जब आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो वो पोर्टफोलियो एक सा दिखता है, तो बड़ी हैरानी होती है कि सबसे बेहतरीन फंड और वाहियात फंड दोनों का पोर्टफोलियो एक सा दिखता है। तो इस बीच में फंड मैनेजर ने क्या किया, कब कब क्या नहीं किया, और इस वजह से मुझे लगता है कि निवेश में बहुत सारी आप जब पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं उसमें बहुत सारी बारीकियां हैं। किस समय आप कैश रखते हैं, किस समय नहीं रखते हैं, आपका खरीदा हुआ कौन सा शेयर कब का लिया हुआ है और कब आपने बेच दिया है, कब नहीं लिया है। ये तो फंड मैनेजर को देख करके, केवल एक पोर्टफोलियो को देख करके आप बिल्कुल न निर्धारित करें। अगर आप यही करने वाले हैं तो इससे बेहतर होगा कि आप एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी करिए, आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल। सुरेश सर, रीबैलेंसिंग को लेकर आप क्या नुस्खे बताएंगे दर्शकों को आज? दो चीजें देखिए, एक तो कि अगर आपका एक्सपोजर स्मॉल कैप में ज्यादा है तो आपको डेफिनेटली थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए लार्ज कैप वगैरह की तरफ, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्मॉल और मिड कैप आउट परफॉर्म करते हैं क्योंकि इनकी ग्रोथ रेट ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप ओवर एक्सपोज्ड हैं तो आपकी वॉलेटिलिटी भी बढ़ सकती है। तो अगर आप ओवर एक्सपोज्ड हैं तो लार्ज कैप की तरफ चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप पूरे भारत के मार्केट कैप को देखिएगा तो अराउंड 65 to 70% ऑफ आवर मार्केट कैप इज लार्ज कैप ओनली। तो जो बड़े शेयर्स हैं वो करीब 65 से 70% भारत के मार्केट कैप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप ओवरऑल इंडिया प्ले के हिसाब से देखते हैं और अगर आप पोर्टफोलियो को थोड़ा रीबैलेंस कराना चाहते हैं फ्रॉम स्मॉल कैप, तो आप डेफिनेटली लार्ज की तरफ आप देख सकते हैं। पर ये नहीं है कि स्मॉल कैप या मिड कैप सेगमेंट खराब है। ये हाई ग्रोथ सेगमेंट है, थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल होता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के टाइम के इन्वेस्टर हैं तो इनमें बने रहने में आपको कोई परेशानी नहीं है। ओवर एक्सपोज्ड है तो डेफिनेटली डाइवर्सिफाई करिए।
डाइवर्सिफिकेशन और न सिर्फ एसेट क्लास के लिहाज से डाइवर्सिफिकेशन बल्कि मार्केट कैप के लिहाज से भी सही तरीके का डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो में आपको रखना चाहिए। आपकी जोखिम की क्षमता कितनी है मिड कैप स्मॉल कैप में, क्योंकि ये वो ऐसा कैटेगरी है जो ग्रोथ देने के लिए और मुनाफा कमाने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको लार्ज कैप अपने पोर्टफोलियो में भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो अपने पोर्टफोलियो को अपने लक्ष्यों के मुताबिक, अपनी निवेश अवधि के मुताबिक, अपनी जोखिम क्षमता के मुताबिक आपको बनाना चाहिए। अपने लक्ष्य तय करके उसके मुताबिक आपको निवेश की एक रणनीति साधनी चाहिए। लेकिन बहरहाल स्ट्रेस टेस्ट के नतीजों पर विस्तार से हमारे दर्शकों से बात करने के लिए, पूरा मामला उन्हें समझाने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ हमें इस पेशकश में रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि अब दर्शकों के सवाल भी इस मुद्दे को लेकर आने शुरू हो चुके हैं और दर्शकों के सवालों के जवाब हम देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। इस बीच अगर आप भी अपना कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो अपने सवालों को आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यूट्यूब पर फिलहाल अगर हमें लाइव भी देख रहे हैं तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे और आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी कराएंगे। निसरीन मामा जी आज हमारे साथ जुड़ेंगी जो आपके सवालों के जवाब देंगी ब्रेक के बाद।